जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छा होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग इस साल जो 2026 में बिहार बोर्ड का परीक्षा होने वाला है 12वीं का, अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग किताब की ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, विकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं। 40 प्रश्न पूछेगा, उम्मीद है कि इसमें से 35 प्लस आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको ग्रामर से केवल 15 क्वेश्चन ही करने पड़े। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो ऐसे 2 सेट में करा चुका हूं, तीसरा सेट मैं आपको करा रहा हूं, आपको आज करा रहा हूं। जो संभावित प्रश्न है इस बार पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए और मजा लीजिए और एंजॉय कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, यही मेरी कोशिश है। पहला क्वेश्चन है कि द पोएटिस बिग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी। देखिए बाबू, याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा। समझबा तबे तू जाके ओजा क पैबा, ना तो 3 घंटा समय एकदम पलक झपकते यही ना बीत जाई, पता ना चल पाई। ठीक बा? आ कितना लोग तो हो याद ले अंग्रेजी पढ़ लाई ना, खाली सोचत हो कि कहीं ना मार के पास हो जाए। तो ओकरो खातिर हम पढ़ावत नहीं। तो समझो, अगर आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, अगर नहीं समझेंगे, नहीं बूझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। समझिए इसको, एक एक शब्द को पकड़ने, किसी एक शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कि ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो तुरंत आप विकल्प को टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर तो सामने आपके रहेगा ही। द पोएटिस, पोएट का क्या बोलते हैं कि फीमेल पोएटिस होता है, कवित्री बोलते हैं। द पोएटिस बेग्स, बेग मतलब याचना करना, मांगना, भीख मांगने के सेंस में आता है। तो कवित्री क्या बोलते हैं? याचना करती है। याचना करने का मतलब रिक्वेस्ट करने के सेंस में आता है, उससे भी लोअर रैंक में जाता है। याचना करती है फॉर, इसके लिए, लव फ्रॉम एवरीबॉडी, मतलब सभी लोगों से क्या बोलते हैं कि कवित्री क्या याचना करती है अपने पोयम के माध्यम से कि प्रेम कीजिए एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पोएटिस द बेग्स है ना, याचना करने की भाव है, तो यहाँ पे लव आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है हु वॉज इन ऑ ऑफ द स्नेक। इसका मतलब होता है ना, ऑ का मतलब होता है डर या भय। तो हु वॉज इन द ऑ ऑफ द स्नेक मतलब सांप से कौन भयभीत था, डरा हुआ था। तो भाई कभी ही पानी लाने जा रहा था तो उसने एक सांप को देखा। आपके किताब में वो खूब सुंदर पोयम है स्नेक, समझ में आ रहा है ना? ओकरे जो कवि है ना, वो जाता है पानी लाने के लिए, वो लिखा है, वो कविता लिख दिया है। तो क्या देखता है? तो भाई सांप जो देखता है तो डरता तो वही ना है। तो द पोएट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पोएट। इसमें से द फैमिली, द नेबर्स, द कलीग्स, परिवार, पड़ोसी या सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं किसी के साथ, वो लोग थोड़ी भयभीत होंगे। भैया सांप हम दिखाते हैं तो डराए हम ही ना। तो द पोएट कभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हु वॉज इन ऑ ऑफ द स्नेक, इसका मतलब है में, डर में। तो कौन डरा हुआ था स्नेक से? तो कभी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है, थोड़ा सा रुक जाइए। डैश इज द मोस्ट, सॉरी, मास्टर क्रिमिनल। कौन मास्टर क्रिमिनल था? इसमें से एक विकल्प को ढूंढिए। तो आप जब क्या बोलते हैं कि अगर आप पढ़े होंगे किताब को तो मैकाउटी के बारे में पढ़े होंगे। एक तरह का एक खूंखार बिल्ला है जिसके बारे में एक कविता लिखा गया है। मर्डर करता है लेकिन एक भी साक्ष्य नहीं छोड़ता है। तो मैकाउटी क्या है? मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल उसको बोलते हैं कि जो अपना काम भी कर दे और किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं छोड़े। ठीक है, तो मास्टर क्रिमिनल की जब भी बात आए, पूरे आपकी किताब की बात करते हैं, तो वो किससे रिलेट करेगा? मैकाउटी से रिलेट करेगा। बाबू ध्यान रखिएगा, मास्टर क्रिमिनल कौन था? मैकाउटी। आप सोचिएगा सर ही तो कहीं और भी पूछ देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन था। भैया आपकी किताबों में इसके अलावा मास्टर क्रिमिनल इसी के लिए यूज हुआ है। पूरे किताब की बात करते हैं, कौनो पोयम हो जाए, कौनो लेसन हो जाए, केकरा खातिर यूज भइल बा? मैकाउटी खातिर। केकरा खातिर? मैकाउटी खातिर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ। रूपर्ट ब्रूक जो कवि थे उनकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई भाई? हार्ट फेल्योर से, सेप्टिसीमिया से, ब्रेन हेमरेज से, किडनी फेल्योर से। तो किससे भई रहे भाई? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया एक तरह की बीमारी होती है जो बहुत कम लोगों की होती है। नेट पे सर्च कर लीजिएगा सेप्टिसीमिया बीमारी में क्या होता है। सबके लगे मोबाइल पर सर्च आराम से कर जा सकेला, तो सर्च करके देख लीजिएगा। रूपर्ट ब्रूक किससे मरे थे भाई? एक अलग बीमारी है, बड़ी कम लोगों की होती है, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं। तभी तो ये पूछ रहा है प्रश्न। देखो प्रश्न वही पूछेगा जो थोड़ा असाधारण हो।
एकदम साधारण ही पूछ शब्दों को उठा देगा तो उसका प्रश्न बनाने का मतलब क्या हो। तो हमेशा जो थोड़ा सा ट्रिकी हो, असाधारण हो, वही प्रश्न में उठाता है। इसलिए उठाया है कि सेप्टिसीमिया जो बीमारी है बहुत कम लोगों की होती है, इसलिए क्या बोलते हैं प्रश्न पूछा है। तो सेप्टिसीमिया से कौन मर रहा है, सॉरी मरे थे रॉबर्ट ब्रुक मरे थे। रॉबर्ट ब्रुक मृत्यु सेप्टिसीमिया से हुई थी। 5वां नंबर प्रश्न है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। मतलब अंग्रेजी जो भाषा है ना, बिलोंग्स टू मतलब से संबंधित होना होता है। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है। तो अंग्रेजी प्राचीन कौन सी, किस क्षेत्र की प्राचीन क्या बोलते हैं कि परिवार की भाषा से, फैमिली ऑफ लैंग्वेज परिवार की भाषा से संबंधित है। तो इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन जो परिवार की भाषा है ना, उसी भाषा से क्या बोलते हैं कि आपकी अंग्रेजी भाषा संबंधित है। आप देखो यहाँ इंडो यूरोपियन लिखा हुआ है, मतलब जो इंडिया का जो क्षेत्र था, एक बड़ा हुआ क्षेत्र जो पहले होता था और यूरोप का मिला के इंडो यूरोपियन कहा जाता था, वही के क्या बोलते हैं कि प्राचीन काल में जो भाषाएं थी ना, उन भाषाओं से संबंधित है अंग्रेजी। बुझाइल, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन ने पूछा है। छठा क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम 1150 onwards इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ। कह रहा है कि 1150 ईस्वी के बाद, उसके बाद आप जाएंगे कहीं मॉल वॉल में ना, तो देखिएगा जो किसी चीज का रेट लिखा रहता है तो लिखिएगा 49 onwards, मतलब 49 रुपया से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है, 50 रुपया से शुरू हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कहीं जाइएगा मॉल, खासतौर से मॉल वगैरह में देखने को मिलता है। तो फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगिन टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब उभर कर सामने आना। समझ में आ रहा है, एज अ लैंग्वेज ऑफ, मतलब 1150 ईस्वी के बाद से अंग्रेजी उभर कर सामने आया। किस भाषा के रूप में, तो लिटरेचर की भाषा के रूप में, साहित्य की भाषा के रूप में। मतलब इसमें कहानियां लिखे जाने लगा, कविता लिखे जाने लगा, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं उपन्यास लिखे जाने लगा। ठीक है ना। तो 1150 ईस्वी के बाद से अंग्रेजी किस रूप में उभर के सामने आई, तो लिटरेचर के रूप में, साहित्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आफ्टर द नॉर्मन कंक्विस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन। इसको समझिए, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि आफ्टर द नॉर्मन कंक्विस्ट, नॉर्मन कंक्विस्ट एक युद्ध हुआ था। समझ में आ रहा है, इसका नाम है, जैसे प्लासी का युद्ध आप सुने हैं, ये सारे पानीपत का युद्ध सुने हैं, वैसे नॉर्मन कंक्विस्ट कह रहा है कि नॉर्मन कंक्विस्ट जो हुआ था ना, एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद इसमें से कौन सी भाषा है ना जो क्या हुई, बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द, जो भाषा बन गई द किंग्स कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार होगा, यहाँ न्यायालय नहीं होगा, राजा के दरबार की भाषा बन गई, गवर्नेंस शासन की भाषा बन गई, एंड एजुकेशन और शिक्षा की भाषा बन गई। तो नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद से बाबू जो आपका फ्रेंच भाषा था ना, वो फ्रेंच भाषा राजा के दरबार में उसका प्रचलन हो गया, सरकार में इस भाषा का प्रयोग होने लगा और शिक्षा में इस भाषा का प्रयोग होने लगा। किसके बाद, एक टर्म खाली पकड़ के रखिएगा, नॉर्मन कंक्विस्ट के बाद कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, फ्रेंच भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। कंफ्यूज नहीं होइएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है, 2026 में पूछा जा सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ बाबू। मैं देखो इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आ सकते हैं आप जब पेपर हो जाएगा ना तो मिला लीजिएगा, कि नहीं के बाद में वीडियो देखिएगा तो पछताइएगा, काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते। ये कुल नहीं, एकदम इन्होंने देखला से बढ़िया बा कि सीधे एकदम जो पढ़ाओ तो चुपचाप पढ़ ला, नहीं तो वही हो जाएगा बाद में कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि आप अभी जो पढ़ रहे हैं पहली बार पढ़ रहे होंगे, मतलब 12वीं में पहली बार होंगे। बहुत कम लोगों का किस्मत होता है जो 12वीं दूसरी बार करते हैं और उससे भी बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो 12वीं तीसरी बार करते हैं। समझ गए, चौथी बार तो शायद कोई नहीं करता है, छोड़ के कहता है कि चलो रे काम करने चलते हैं। मेरे कहने का मतलब कि वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो फेल होके दूसरी बार 12वीं करते हैं, तीसरी बार 12वीं करते हैं। भाई वो भाग्यशाली आप नहीं बनिएगा। समझ में आ रहा ना, इत्मीनान से पढ़िए जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ, और सारी चीजें दिमाग में रखिए और एक दो शब्द पकड़ने का कोशिश कीजिए। ये नॉर्मन कंक्विस्ट आ रहा है आपके सामने, प्रश्न पेपर में ऐसे देगा, और नॉर्मल कंक्विस्ट आ रहा है तो इसके बाद से डैश है तो ये पूछ रहा है इसको समझने के लिए, तो फ्रेंच इसमें क्या बोलते हैं आपका हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि नॉर्मल कंक्विस्ट कहीं लगा दे तो फ्रेंच मार दीजिएगा आप, थोड़े क्वेश्चन को भी समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
8वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हु रोट पायर्स द प्लॉमैन। पायर्स द प्लॉमैन एक रचना है, कह रहा है वो किसने लिखा है। ये तो एकदम याद रखना जरूरी बा, ठीक है, बहुत बार पूछा है। तो इसकी जो ये जो रचना है ना, पायर्स द प्लॉमैन, पायर्स द प्लॉमैन के जो राइटर हैं वो आपके कौन है, लेंगलैंड। कौन है, लेंगलैंड। लेंगलैंड आप लेंगलैंड ने पायर्स द प्लॉमैन लिखा हुआ है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हु रोट किंग लियर। किंग लियर किसकी रचना है, किसने लिखा किंग लियर। इन चारों में से देखिए किसने लिखा, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो किंग लियर के जो रचयिता हैं वो है आपके विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है बाबू, विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर की रचना की है। तो ये सब याद रखने की चीज है। 10वां आपका प्रश्न है, 10वां नंबर, कि इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन। इंग्लिश इज यूज्ड, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा के रूप में। इन कहां पे, कौन से देश में प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी का दूसरी भाषा के रूप में, तो भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे सर देने देखे तेने अंग्रेजी खाली बोला था ना सा, धड़ाधड़ बोला था ना अंग्रेजी। बाबू देखिए, भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे अपनी अपनी भाषाएं हैं। हर राज्य में चले जाइएगा तो अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहार में आ जाइएगा, यूपी में आ जाइएगा तो भोजपुरी बोला जाता है, महाराष्ट्र में जाइएगा तो मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी। लेकिन अपने देश में एक जो भाषा है जिसको सबसे ज्यादा अधिक स्थान दिया जाता है, हिंदी। उसके बाद अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में कहां पे, इंडिया में प्रयोग की जाती है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। सबसे पहले शब्दों को समझिए। टुडे, आज इंग्लिश, यहाँ पे कौन सी अंग्रेजी क्या बोलते हैं, पहचानी जाती है। इज रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होता है। तो कौन सी अंग्रेजी पहचानी जाती है एज वर्ल्ड लैंग्वेज, वैश्विक भाषा के रूप में। तो जो अमेरिकन अंग्रेजी है वो वैश्विक भाषा के रूप में पहचानी जाती है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका कहानी ये प्रश्न लिया गया है। आप कहेंगे सर हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश है। नहीं बाबू, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का राज भारत पे बहुत लंबे समय तक रहा है। तो हम जो पढ़ते हैं अंग्रेजी ना, ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन पढ़वा ना तो एहू से एकदम आसान बा। समझ में आ गया। जैसे हम लोग डू डच लगाते हैं ना, वो ससुरा खाली डू लगाता है, सब डच लगाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत मतलब ब्रिटिश इंग्लिश बड़ा टफ इंग्लिश होता है, अमेरिकन बहुत इजी है। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है बाबू, मानव स्वभाव क्या होता है, जो सबसे आसान चीजें हैं मानव उसी की तरफ जाना चाहता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कहा जा रहा है कि वैश्विक भाषा के रूप में कौन सी अंग्रेजी जानी जाती है, रिकॉग्नाइज की गई, पहचानी जाती है, तो अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है। 12 नंबर है, पैराडाइज लॉस्ट। ओहो, क्या मतलब रचना है, गजब रचना है। मतलब आप अगर पीजी वगैरह करेंगे ना, एमए करेंगे अंग्रेजी से, तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत मतलब मंत्रमुग्ध हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। समझिए कि ये क्या बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं कि महाकाव्य, महाकाव्य है। ठीक है। तो लीजिए मैं ऑप्शन बता ही दिया, इसमें से आप समझ सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज ए या एन क्या है, तो महाकाव्य क्या होता है, इपिक होता है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, इपिक है, महाकाव्य है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 13 नंबर, आर्यन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर रोट। रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखे हैं, इन चारों में से देखिए तो गीतांजलि, गीतांजलि लिखे हैं ना बाबू। इसी के लिए संभवतः वो पाए थे, नोबेल पुरस्कार पाए थे गीतांजलि के लिए। तो आर्यन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी रचना विश्व प्रसिद्ध रचना है, गीतांजलि रचना है। समझ में आ गया। 14 नंबर प्रश्न है, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डैश इंग्लिश। जो एक्सप्रेशन है, एक जो भाव है, मतलब जो एक्सप्रेस किया जाता है, हिमालयन ब्लंडर, ये जो शब्द है ना, ऐसे तो ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी चूक होता है, गलती होता है, लेकिन इस शब्द को याद रखिए, हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, यूज्ड इन, वो अक्सर यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है बाबू, तो ये आपके अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। कौन सी इंग्लिश में यूज किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में हिमालयन ब्लंडर जो है ना, एक्सप्रेशन जो है, भाव है, यूज किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू अ मैन नेम्ड। मतलब एक लेसन है प्रोज में,
द अर्थ, बहुत गजबे लेसन है, मतलब पढ़िएगा ना तो कहिएगा कितना मस्त लेसन है, जिसके राइटर है एच ई बेट्स। एच ई बेट्स इसके लेखक है भाई। लेखक और लेसन का नाम याद रखना होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। तो उसको पढ़िएगा ना तो बड़ा मजा आएगा। उसमें मुर्गी पालन और एक मतलब ऐसा लड़का रहता है साधारण सा, जो क्या बोलते हैं कि बहुत असाधारण भी बन जाता है, मतलब वो उसका दिमाग बड़ा तेज हो जाता है कमजोर से। तो आपका भी दिमाग कमजोर से तेज हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा होने वाला है। बेंजीज पेरेंट्स है रेंटेड। रेंट का मतलब होता है किराए पर लेना है या देना भी होता है, ठीक है। किराए पर लेने के सेंस में यहाँ आ रहा है, पट्टे पे लेने के सेंस में। जैसे कोई कुछ पैसे देके किसी का खेत हम लोग ले लेते हैं और उसको वहां फसल उगाते हैं कुछ समय तक, ठीक है, और फिर पैसा देता है तो उसको खेत दे देते हैं, या लीज पे लिया जाता है, अलग अलग चीज है। तो बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता हैज रेंटेड देयर लैंड, वो जो अपना जमीन जिसमें खेती करते थे ना, उसको किराए पे लिए थे, पट्टे पे लिए थे, टू अ मैन नेम्ड, मतलब एक व्यक्ति से जिसका नाम क्या था, सेंडर। सेंडर से याद रखिएगा, बेंजी जब भी आएगा तो सेंडर याद रखिए भाई। सेंडरे से खेत लेके कुल बोत रहना सा, मतलब बेंजी क्या बोलते हैं कि बो रहा था और मुर्गी पालन करके इतना पैसा कमाया ससुरा, इसका खेत में खरीद लिया पूरा। सेंडर का मतलब क्या है, मालिक को क्या बोलते हैं कि मालिक से ही पूरा खेत खरीद लिया वो। तो बेंजी के माता पिता क्या बोलते हैं, जिस खेत में खेती उती करते थे वो खेत था सेंडर का, लेकिन सेंडर से फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपका, पर्ल एसबर्ग टॉट इन अ डैश यूनिवर्सिटी। पर्ल एसबर्ग जो आपके राइटर हैं, ठीक है ना, वो कौन से विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया था? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चाइनीज, चाइनीज विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। याद रखिएगा, पर्ल एसबर्ग कहाँ पढ़ाए थे, चाइनीज विश्वविद्यालय में क्या बोलते हैं कि लेक्चर दिए हुए थे। 17 नंबर आपका है, एंटोन चेक्यो बिगन हिज लिटरेरी बाय राइटिंग। एंटोन चेक्यो जो राइटर हैं, ठीक है ना, ये रसिया के राइटर हैं, लेखक हैं। बिगन हिज लिटरेरी मतलब उन्होंने अपना साहित्यिक काम, मतलब लेखन का काम शुरू किया बाय राइटिंग, लिखते हुए। क्या लिखते हुए? तो कॉमिक स्केचेज। आप कॉमिक देखे हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि कॉमिक स्केचेज क्या क्या बोलते हैं कि ऐसे भालू का स्केच बना दिया गया हो, या बच्चों का, खासतौर से बच्चों का ही, छोटे छोटे आप जैसे बच्चों का कॉमिक स्केचेस, ऐसे आप सर्च कीजिएगा ना नेट पे, आपको मिल जाएगा किस प्रकार से होता है, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एंटोन चेखोव ने अपनी साहित्यिक जर्नी शुरू की, यात्रा शुरू की, क्या लिखते हुए? कॉमिक स्केचेस को लिखते हुए शुरू किया। 18 नंबर प्रश्न है, लिप्स ऑफ ग्रास इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स। लिप्स ऑफ ग्रास है वो कविताओं का संग्रह है। किसकी कविताओं का संग्रह है भाई? तो वाल्ट विटमैन का। वाल्ट विटमैन एक राइटर हैं, पोएट हैं। इनकी बहुत सारी कविताओं को एक जगह रख दिया गया और पब्लिश करा दिया गया, प्रकाशित कराया गया, जिसका नाम दिया गया लिप्स ऑफ ग्रास। तो लिप्स ऑफ ग्रास किससे संबंधित है? वाल्ट विटमैन से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्पर मतलब क्या होता है? भुनभुनाना होता है, धीरे धीरे बोलना होता है। नेबर्स मतलब पड़ोसी, नेबर मतलब पड़ोसी, लेफ्ट एंड राइट मतलब बाएं दाएं। मतलब ये लाइन कौन सी कविता से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है आपके नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर आप पढ़े होंगे तो समझ पाएंगे। ये जो आपके पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपके क्या बोलते हैं कि यहां से लिया गया है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है जो, सिगानोया इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सिगानोया एक राइटर थे, कहाँ के? जापानीज, जापानीज राइटर थे। याद रखिएगा, सिगानोया कहाँ के? जापानीज। तो सिगानोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा लेखक। जापानीज क्या बोलते हैं कि राइटर है सिगानोया, जो छोटी छोटी कहानियों को लिखते थे, ठीक है। तो आज हम लोग तीसरा सेट कर लिए, 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हो गया 60 प्रश्न हो गया। अगर 60 प्रश्न आपने प्रैक्टिस किया है तो उम्मीद है कि इसमें से अधिकतर आपको प्रश्न मिल जाएंगे आपके परीक्षा में। एक बार और ध्यान रखिए, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जो इस बार परीक्षा में पूछेगा बाबू, आलतू फालतू कुछ आपको नहीं बता रहा हूं। इस बार जो 2026 में परीक्षा होने वाला है, अगर आप अपियर होने वाले हैं, देने वाले हैं, तो बिल्कुल गंभीर होकर इस चीज को पढ़िए और देखिए और समझिए। अगर कोई और मित्र है तो उसको भी रिकमेंड कीजिए, ठीक है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, इधर उधर की चीजें पढ़ने से बढ़िया है कि आप वही चीज पढ़िए जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। आप छाट नहीं पाइएगा, आपके पास समय नहीं है कि कौन पढ़े क्या ना पढ़े। सीधा आंख मूंद के बंद करके आप पढ़िए, ठीक है।
मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।